इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प्स टैरिफ ऑन इंडिया, ये बेवकूफ़ मेरा फेवरेट है, ठीक है? ये फेवरेट क्यों है? क्योंकि ये अमेरिका को डुबोएगा एंड आई रियली वांट टू सी द डिमाइस ऑफ अमेरिका। और इससे पहले एक आधा पागल बना दिया था, उसको पता ही नहीं था, वो कई बारी चलते-चलते लोगों से पूछता था कि मैं इस देश का प्रेज़िडेंट हूँ, दैट एम आई द प्रेज़िडेंट ऑफ अमेरिका? तो उसको पता ही नहीं चलता था, वो दिमाग से आधा उसकी प्रॉब्लम थी, उसकी मेंटल प्रॉब्लम थी। ये वैसे ही पागल बना दिया अमेरिकन वालों ने, पता नहीं क्या सोच के। एंड ही इज़ ट्राइंग टू काउंटर बैलेंस इंडिया और चाइना को। ये जैसे लाला दुकान पे बैठ के सौदा तोल रहा होता है, वैसे इंडिया चाइना को तोल रहा है ना? उसका थोड़ा वेट इधर बढ़ेगा, कभी उधर बढ़ेगा, कभी इंडिया को, कभी चाइना को। पर फिलहाल ये चाइना पे हाथ नहीं डाल रहा है, इंडिया पे हाथ डालने की इसने हिम्मत की है। देखो आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है टैरिफ को लेके। क्यों? क्योंकि इस चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर यूएस स्टेट्स under President Donald Trump has announced 25% tariff on Indian imports along with possible additional penalty, citing trade barriers and India's strategic engagement with Russia. This move poses a setback to ongoing bilateral trade negotiations, introduces uncertainty in India-US economic ties. अब इंडिया अमेरिका टाइज के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अमेरिका इंडिया के बीच में फिलहाल तो डिस्कशन चल रहा है, डिबेट्स चल रही हैं आपस के बीच में, ट्रेड नेगोशिएशन चल रही हैं। और उस ट्रेड नेगोशिएशंस में अमेरिका इंडिया पर प्रेशर डालने के लिए ये वाले टैक्टिक्स ऑप्ट कर रहा है कि अभी आपके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया। तो as it is said that nothing is permanent in the world, America is trying to swing, America is trying to swim against the stream. अमेरिका ये भूल गया कि चेंज इज परमानेंट। जब कोई नहीं रहा तो तेरी हेजेमनी भी बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहने वाली। यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस। ऑल्दो इंडिया इज गोइंग टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट देर आर सो मेनी फ्लॉज, कई सारी कमियां हैं। इंडिया की इकोनॉमी का साइज मैक्सिमम 5 ट्रिलियन तक हो जाएगा और 2026 तक 27 तक मान लेते हैं। और ग्रोथ कंपैरेटिवली काफ़ी फास्ट है, 7% के आसपास की ग्रोथ है, हम 10% मान के चलते हैं। और अगर इंडिया 10% की रेट से ग्रो करता है तो 10 साल में 100% ग्रो कर जाएगा। और पिछले 30 साल से यही ग्रोथ रेट है ऑलमोस्ट हमारी, लगभग 10% के आसपास। तो अगर 30 साल से हम लोग 10% ग्रो करते जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग 300% हमारी इकोनॉमी ग्रो कर चुकी है। दिस इज रियलिटी। और अगर 20 साल के अंदर, 20-30 साल के अंदर अगर हमारी ग्रोथ रेट यही रही कि 7 साढ़े 7% के आसपास है, वो लगभग 10% इंडिया के पर्सपेक्टिव से बन जाते हैं, क्योंकि आधी ग्रोथ रेट तो रजिस्टर भी नहीं होती इंडिया की, हम लोग 3% मानते हैं। तो 10% की ग्रोथ रेट से अगर हम लोग 30 साल और रहे तो 300% और ग्रो कर जाएंगे, ठीक। और उसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि हम लोग 2000 से पहले, 2000 से पहले हम लोग मारुति 800 बाय किया करते थे, जो 2 लाख रुपए की गाड़ी थी। फिर हम लोग 2010 तक आते-आते 5 लाख की गाड़ी, फिर 2020 तक आते-आते 10 लाख रुपए की गाड़ी कॉमन हो गई इंडिया में। अब 15 लाख रुपए की गाड़ी कॉमन है इंडिया के अंदर, और 2-3-4 साल के अंदर 20 लाख रुपए की गाड़ी इंडिया के अंदर कॉमन गाड़ी हो जाएगी, ये पहली गाड़ी हो जाएगी। तो वो तब होगा जब इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करती जाएगी। अगर ग्रो करने की पेस यही रही तो हमारी ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली ठीक-ठाक है। ऑब्वियसली अमेरिका जितनी नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिका में स्टैग्नेशन है। उसकी 2% ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका अगर 2% 3% की रेट से भी ग्रो करता है, वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री अगर 10%, हमारी ग्रोथ रेट डबल फिगर होनी चाहिए। डबल फिगर मतलब 10% प्लस 11, 12, 13% अगर ग्रोथ रेट हो और इन्फ्लेशन हमारी सिंगल फिगर रहे, तो माना जाएगा सही में ग्रोथ रेट है। लेट्स सी वो क्या होता है, कहाँ तक होता है। फिलहाल इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड नेगोशिएशन चल रही हैं, और उसी का एक प्रोसेस है कि अमेरिका इज़ ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया। तो उस करके वो टैक्टिक्स अप्लाई कर रहा है कि आपकी 25% हम लोग ने रेट बढ़ा दिया, 30% रेट बढ़ा दिया और टैरिफ लगाएँगे, ये सब कुछ अभी वही चल रहा है। बट इसके साथ-साथ वी कैन ऑल्सो इमेजिन दैट कि हो सकता है कि आने वाले सालों के अंदर इंडिया, चाइना, रशिया ब्रिक्स का एक पार्ट बन जाए। हालाँकि ब्रिक्स अपने आप खुद ही फिलहाल तो वो
लंगड़ा के चल रहा है, उसका भी कोई पता नहीं कितने साल चलेगा, चलेगा भी कोई चल के गिर जाएगा। वो कुछ भी हो, हम कभी किसी कंट्री पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर, किसी ग्रुप पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। जब तक इंडिया को इस तरह से बड़े झटके नहीं लगेंगे, हमें अपना पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं होगा। जब अमेरिका ने हमें सैटेलाइट्स देने से मना कर दिया था, हमें क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया, हमारे ऊपर बैन इम्पोज़ किए थे, तब भी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और हमारे साइंटिस्ट ने, हमारी सरकार ने सब कुछ खुद से देखा। और जब कोरोना में हमें सच में मेडिसिन की रिक्वायर्ड थी, कोरोना वैक्सीन की, अमेरिका हमें पर डोज़ ₹1500 की या ₹3000 की पर डोज़ दे रहा था। अगर हमारे साइंटिस्ट अपनी वैक्सीन बनाने की हिम्मत रखते हैं, वो 2, 3, 4 महीने के अंदर, साल भर के अंदर-अंदर अगर अपनी वैक्सीन बना सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है अपने पोटेंशियल को पहचानने का और इंडिया के इंडिया बन जाने का। जिस दिन इंडिया इंडिया बन गया, वी विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। देखो, चुटकियाँ बजाने से, इमोशनल हो जाने से इकोनॉमीज़ बड़ी नहीं होती। इकोनॉमी बड़ी होगी अगर आपको अपने पोटेंशियल को डेवलप करना होगा। जब इंडिया अपने ट्रेड रिलेशंस उन सब कंट्री से डेवलप करेगा, जो कंट्रीज़ फिलहाल तक इग्नोर्ड हैं, उसमें अफ्रीका आता है, उसमें साउथ अमेरिका है, उसमें साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ आती हैं, उसमें सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ आती हैं, उसमें सेंट्रल यूरोप आ जाता है, जो लैंडलॉक है। और इसके लिए इंडिया को डिप्लोमैटिकली, स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली अपने आप को हर हालत में बेटर करना होगा और हमें अपने लिए ट्रेड रूट्स नए खोलने होंगे। We can't be dependent on America and even on European Union, although they are the large buyers. We can't make trade relations with China क्योंकि चाइना तो खुद एक्सपोर्टर है, वो हमारा सामान खरीदता नहीं, हमें बेचता है। ठीक, तो उसके लिए नई स्ट्रेटजीज पे काम करना होगा। अब इसके ऊपर आते हैं। टैरिफ अनाउंस क्या करता है? 25% टैरिफ उसने लगा दिया, कह रहा और ज्यादा लगाऊंगा। अगर एडिशनल टैरिफ भी लगा सकते हैं अगर इंडिया अपना रशिया से ट्रेड बैलेंस नहीं करता। तो अब हम लोग इस कंडीशन में नहीं हैं कि अब हम लोग अमेरिका के ब्लैकमेल को हैंडल कर लेंगे। ठीक है, अब हम अमेरिका के ब्लैकमेल को हम लोग सरेंडर कर देंगे उसके आगे। हमें पता है अमेरिका मैनेजेबल है, ये इसको कौन सा दूध का धुला है, इसको भी तो दुनिया के दूसरे देशों से काम पड़ेगा, ये इसको हमारी भी तो ज़रूरत है। इसका भी गूगल इंडिया में काम कर रहा है, फेसबुक इंडिया में काम कर रही है और इंस्टाग्राम इंडिया में काम कर रहा है, यूट्यूब इंडिया में काम कर रहा है। हमें भी तो इसका गला दबाना आता है ना। तो सरकारें देखो क्या एफर्ट करती हैं, कैसे इसको मैनेज करती हैं। रैशनल साइटेड बाय द यूएस इंडियन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, India's energy and defense cooperation with Russia, which was the US views as indirectly supporting by the Ukraine conflict. अमेरिका को इतराज इस चीज का है कि हम लोग रशिया से वेपन्स क्यों खरीदते हैं, रशिया से पेट्रोल क्यों खरीदते हैं। बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, हमने कोई 2-3 महीने पहले तो पेट्रोल खरीदना शुरू नहीं किया ना रशिया से। रशिया से पेट्रोल हम पिछले लगभग 3-4 साल से पेट्रोल बाय कर रहे हैं और अमेरिका इनिशियली यही चाहता था कि हम रशिया से पेट्रोल खरीदें ताकि पेट्रोल के प्राइसेस ज़्यादा नहीं बढ़ें। ठीक, और अमेरिका की नज़रों के सामने हो रहा था। अब अचानक से अमेरिका को रशियन पेट्रोल सस्ता लगने लग गया, अचानक से यूक्रेन की उसको याद आ गई, अचानक से यूक्रेन का दर्द जग गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि अमेरिका अपनी हेजेमनी को एस्टेब्लिश करना चाहता है और अमेरिका अपने हथियार बेचना चाहता है और अमेरिका हमें ब्लैकमेल कर रहा है काफ़ी लंबे टाइम से कि मेरा F-35 खरीदो। हालांकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इंडिया को नहीं खरीदने चाहिए थे, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि शायद वो सीक्रेट डील थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि हम F-35 जो डील है, F-35 डील को कैंसिल कर दें। इसका मतलब कहीं ना कहीं डील चल रही थी, तो एक एस्पेक्ट वो था। हमने कैंसिल किया तो इसका मतलब अमेरिका हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था कि और ज़्यादा फाइटर जेट खरीदो। हो सकता है इंडिया 2-4-5 ही खरीद रहा हो उससे, है ना, पॉसिबिलिटी है इसकी। सो बाकी जो होता है हम लोगों को बहुत बाद में पता चलता है, जब 10-20 साल के बाद और कोई ब्यूरोक्रेट कोई बुक लिखेगा, अमेरिका में भी वो उसकी डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा, जब वो हिस्ट्री लिखी जाएगी, जब पता चलेगा कि अंदर सही में क्या हुआ था। और इंडिया कभी भी अमेरिका कम स्ट्रॉन्ग इंडिया नहीं देखना चाहता, उसकी हमेशा से टारगेट यही है कि कमज़ोर इंडिया रहे, जिसमें कमज़ोर गवर्नमेंट हो, जिसको मैनिपुलेट करना ईजी हो, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया की वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया की उस वल्नरेबिलिटी का अमेरिका फ़ायदा उठाना चाहता है। इस करके टाइम टाइम पर इंडिया में होने वाले जो मूवमेंट्स हैं, इसमें जो फॉरेन फोर्सेस होती हैं, इसके इंटरफेरेंस को, इसके रोल को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। बट किसी भी हालत में ये बेवकूफ़ ना इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करता, ना अमेरिका की, ना दुनिया की किसी और कंट्री की। अमेरिकन को तो इससे परेशान है कि किस पागल को हमने बना दिया, इसने अमेरिका की इमेज को ही डिमिनिश कर दिया है। निकी हेली ने फिलहाल इसकी फेवर में कहा है कि इंडिया की, इसकी अगेंस्ट कहा है कि इंडिया जैसे दोस्त को हम खो देंगे अगर इस तरह से इंडिया को हम ब्लैकमेल करेंगे तो।
So impact on Indian economy and key export sectors. India's good became less price competitive in the US market. Estimate GDP reduction 0.2% from 6.6% to 6.4%, and source Bank of Baroda. GDP reduction 0.2%. तो सेक्टर्स अफेक्टेड, गारमेंट एंड टेक्सटाइल सेक्टर इफेक्ट होएगा, प्रीशियस स्टोन एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट होएगा, क्योंकि वर्ल्ड में हम बहुत बड़े डायमंड एक्सपोर्टर्स हैं, पूरी दुनिया से रॉ डायमंड खरीदते हैं, उसकी कटिंग करके फिर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। देन उसके बाद ऑटो कंपोनेंट्स हैं, लेदर प्रोडक्ट हैं एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। कंपिटिटर्स लाइक वियतनाम, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया मे गेन प्राइस एज। इनके प्राइसेस हमसे सस्ते हैं, हो सकता है ये लोग एडवांटेज ले जाए कुछ एरियाज में। एंड ब्रेक डाउन टू ट्रेड टॉक्स। February 25, India US committed to first trench trade agreement. April 25, Trump launched Liberation Day tariff, 10% global baseline, 16% country specific tariff on India. A 90 days negotiation pause was extended on August 1st, but yielded no breakdown. Tariff scheduled to take effective within 7 days from 31st July executive order है। Persistent friction in India, US trade relations हैं, US objections to India's tariff structure, continue oil and defense trade with Russia, 35 to 40% India's oil imports. अमेरिका को इस चीज का भी इतराज है कि जब मेरी हार्ले डेविडसन यहाँ बिकने जाती है तो आप 100% टैक्स लगाते हो। अमेरिकन प्रोडक्ट इंडिया में जब बिकेंगे, कारें बिकेंगी, पोल्ट्री बिकेगी, अमेरिका का मेनली जो प्रेशर डालने का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि आप हमारे डेयरी प्रोडक्ट खरीदो, आप हमारे पोल्ट्री प्रोडक्ट खरीदो। तो डेयरी और पोल्ट्री इंडिया में, डेयरी और पोल्ट्री इंडस्ट्री ठीक ठाक है, हालांकि डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा है, डेयरी प्रोडक्ट की डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा है और वो मैनेजेबल है। और अमेरिका कहता है तुम्हारे यहाँ पे दूध महंगा है, मेरे यहाँ से सस्ता दूध खरीदो, क्योंकि अमेरिका में बहुत प्रोडक्शन होती है। अमेरिका का दूध भी इंडिया में आता है, दही की कुछ कुछ चीज़ें कुछ आती हैं इंडिया के अंदर, टेट्रा पैक कुछ चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अमेरिका अपने लिए, इंडिया के लिए वो मार्केट खोलना चाहता है। बट इंडिया में दूध का मतलब अमूल दूध होता है, दही, मक्खन, वेरका, अमूल, ये सब कुछ है। इंडिया में तो बहुत सारी कंपनीज है ना, तो साउथ इंडिया की अपनी है, नॉर्थ इंडिया की अपनी है, पंजाब की अपनी है। तो अमेरिका चाहता है कि अपनी मार्केट हम उसके लिए खोलें, मीट की मार्केट खोल दें, दूध डेयरी की मार्केट खोल दें और बाकी सब मार्केट्स। इंडियाज प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर्स। उसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रेन्स इन यूएस क्लेम टू क्रेडिट टू इंडिया पाकिस्तान सीजफायर ऑपरेशन सिंदूर रिफ्यूटेड बाय इंडिया। इंडिया रिजर्व्स द राइट टू रिटेलिएट अंडर WTO नॉर्म्स एंड यूएस टैरिफ्स अंडर स्टील एल्यूमिनियम। आउटलुक, तो अब ये भी एक एस्पेक्ट है, और क्योंकि हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया के जो स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर लास्ट ईयर उसने, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने टैरिफ बढ़ा दिए थे उसने WTO नॉर्म्स के अंडर। और आउटलुक क्या कहता है, डिस्पाइट टॉक्स ऑफ मिनी डील नियर टाइम रेजोल्यूशन अनलाइकली, ब्रॉडर ट्रेड डील इज टारगेटेड बाय फॉल 2025। फॉल मतलब यही ऑटम सीजन के अंदर अंदर, तो 1-2 महीने के अंदर ये ब्रॉडर ट्रेड डील्स इज टारगेटेड बाय fall 2025, but US conditionally over Russia ties remains a major hurdle. 6 round of trade talks expected to late August. तो अगस्त के लास्ट वीक में चलते चलते शायद कई सारी डिस्कशन और टॉक के लेवल पे पहुंचेंगे हम लोग। तो ये परमानेंट रहेगा ऐसा नहीं है, बट स्टिल हमें पता है कि कहीं ना कहीं नेगोशिएशन होगी, अमेरिका को झुकना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हमें भी झुकना पड़ेगा, तब शायद डील्स होंगी। एक एस्पेक्ट तो है कि अमेरिका इंडिया का लगभग, इंडिया के एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा जो सेट है, बहुत बड़ा जो रेशो है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है इंडियन प्रोडक्ट्स का। बट फिर भी हमें ये भी पता है कि हम लोग टोटली अमेरिका पर डिपेंडेंट होकर अपनी इकोनॉमी को आगे नहीं चला सकते, हमें अदर एरियाज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ऑल्दो अमेरिका हमारा सबसे बड़ा बायर है, पर अमेरिका को भी देखना पड़ेगा ना कि इंडिया भी उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बहुत बड़ा है। और अगर अमेरिका चाहता है कि हमें, वो सिर्फ चाइना से काउंटर बैलेंस करेगा, इंडिया और चाइना को एक तकड़ी पे रख के वो तोलने की कोशिश करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो, तो पॉलिटिकल स्ट्रेंस, आउटलुक, उसके बाद प्रीलिम टिडबिट्स में क्या आएगा, लिबरेशन डे टैरिफ है, यूएस टैरिफ इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन अप्रैल 2025 बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो प्रीलिम के लिए आपका क्वेश्चन हो गया, लिबरेशन डे टैरिफ का क्या मतलब है। टैरिफ इम्पोज ऑन इंडिया 25% बेस टैरिफ है, पोटेंशियली राइजिंग टू 35% और मोर 25 से 35% तक जा सकता है। मेन सेक्टर अफेक्टेड इंडिया टेक्सटाइल, जेम ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट, लेदर गुड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड रीजन साइटेड बाय टैरिफ्स इंडियाज ट्रेड बैरियर्स एंड कंटिन्यूड इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। India's energy imports from Russia approximately 35 to 40% total oil import. Relevant international body WTO है, इंडिया में impose retaliatory tariffs as per WTO rules. US tariff bill pending proposes 500% tariff on India, China, Brazil and Russian ties. तो पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका हमारे ऊपर, हम सब कंट्रीज के जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं,
तो उनके ऊपर 500% टैरिफ लगा सकता है। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ब्रिक्स स्ट्रांग होगा, ब्रिक्स का रिएक्शन बागी होगा, रिटेलिटरी होगा और पॉसिबिलिटी है कि ब्रिक्स अपनी करेंसी उसके रिएक्शन में इंट्रोड्यूस कर दे। बट ब्रिक्स कंट्रीज खुद वल्नरेबल हैं, कोई पता नहीं, वो 4 कंट्री एक साइड होती हैं, किसी एक को अमेरिका दाने फेंकेगा तो दूसरी कोई भी कंट्री, चाहे हम हो या चाइना हो, ऑब्वियसली अमेरिका की तरफ चले जाएंगे, सबको पैसा चाहिए। मेंस के लिए क्वेश्चन है, इंपोजिशन ऑफ टैरिफ बाय यूएस अंडरलाइंस वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट सेक्टर टू एक्सटर्नल शॉक्स, examine the implication of recent US trade measures to Indian economy and bilateral relations, suggest a way forward for India to safeguard its trade interests, pointed to include recent trade development and tariff timeline। अगर आप मेंस का आंसर लिखते हो तो उसमें ऐड कर सकते हैं। sector specific impact on GDP level implications, political dimensions of US conditionalities, Russia angle and WTO norms, strategic balancing between national interest, energy security, global expectations, recommendations, diversification of export market, strengthening FTA, reducing dependency on US market, internal policy reforms, ये सब कुछ किया जा सकता है। So, ये आपका क्वेश्चन है, ये उसके लिए पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, तो आपका आंसर 250 वर्ड्स का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप हर सेक्शन को 50-50 वर्ड्स लिखते हैं तो 250 वर्ड्स बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे। Political strain, US claim to credit to India Pakistan ceasefire operation Sindhu refuted by India, India reserves right to retaliate under WTO norms। ये कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, हो गया।